वेलकम टू अरिहंत पढ़ाकू। आई एम योर बायोलॉजी मेंटर स्मृति पांडे। तो जैसा कि आपको पता है, हम लोग बोर्ड्स के टर्म 1 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो बोर्ड के टर्म 1 एग्जाम में जो आपके बायो का लास्ट चैप्टर आने वाला है, दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले। ठीक है, तो रेडी हैं आप सब? चलिए लेट स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अच्छा, जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं आपके, ये सब एनसीईआरटी बेस्ड हैं, सारे एनसीईआरटी से ही पूछे जाएंगे। तो आपको एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़नी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है और इसका सही आंसर क्या होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कॉमन पिरिमिडीन प्रेजेंट इन बोथ डीएनए एंड आरएनए। सबसे कॉमन पिरिमिडीन कौन सा होता है जो डीएनए और आरएनए दोनों में प्रेजेंट होता है? फाइन। Given options are साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन, थाइमिन। इन चारों में से कोई एक आंसर आपका करेक्ट है, क्योंकि भाई ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक आंसर ही करेक्ट होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा? जो कॉमन पिरिमिडीन प्रेजेंट होता है डीएनए और आरएनए में, उसका नाम होता है साइटोसिन। और यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है दैट इज साइटोसिन। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। डीएनए के दो स्ट्रैंड्स के बीच में यूनिफॉर्म डिस्टेंस कितनी होती है? गिवन ऑप्शंस आर 20 नैनोमीटर, 18 नैनोमीटर, 22 नैनोमीटर और 20 एंगस्ट्रॉम। तो करेक्ट आंसर क्या है भाई? दो स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए के बीच में 20 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस होती है। ठीक है, तो इस हिसाब से देखें तो हमारा लास्ट वन करेक्ट है ना। नाउ देखें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। सेंट्रल डोग्मा इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाज प्रपोज्ड बाय। अब इसके लिए तो आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रल डोग्मा को किसने प्रपोज किया था। तो ये आंसर आप तुरंत कर लोगे। तो जब पढ़े होगे तब तो करोगे, और पढ़ने के लिए आपको एनसीईआरटी चाहिए। तो भाई एनसीईआरटी बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। तो रही बात, हम लोग बात करें सेंट्रल डोग्मा की, तो सेंट्रल डोग्मा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जो प्रपोज किया था जिन्होंने, उनका नाम है क्रिक, दैट इज क्रिक। तो चलिए देखिए हम लोग आंसर क्या है हमारा। तो आंसर है हमारा क्रिक। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्कुलर डीएनए इज प्रेजेंट इन। सर्कुलर डीएनए किस में प्रेजेंट होता है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शंस है प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, वायरसेस और मीजोकैरियोट्स। इन सब में से करेक्ट आंसर बताना है। तो सर्कुलर डीएनए की बात करें तो सर्कुलर डीएनए हमारा प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है ना। बहुत इजी क्वेश्चन लग रहा है आप लोग को? तो प्रोकैरियोट में प्रेजेंट होता है। अभी तो इजी क्वेश्चन आएगा, टफ भी आएगा भाई। इजी भी आएगा, टफ भी आएगा, मीडियोकर भी आएगा कि मिड रेंज का है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्रांसफॉर्मेशन वॉज डिस्कवर्ड इन। ट्रांसफॉर्मेशन सबसे पहले किस में डिस्कवर्ड किया गया था, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्कवर्ड किया गया था स्ट्रेप्टोकोकस में। स्ट्रेप्टोकोकस लिखा है आपकी स्क्रीन पे, जो कि पहला ऑप्शन है। बाकी ऑप्शंस आपके करेक्ट नहीं है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो ट्रांसफॉर्मेशन को जब डिस्कवर किया गया था और सबसे पहले इसको स्ट्रेप्टोकोकस में ही देखा गया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है आपका स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक, नाउ मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी आपको लग रहे होंगे कि बहुत इजी क्वेश्चन है, ये सब तो कर लेंगे। तो अच्छी बात है, आप कर लेंगे तो आपके ही मार्क्स अच्छे आएंगे, है ना। नाउ सी, जेनेटिक मटेरियल इन टीएमवी एंड एचआईवी वायरसेस इज। एचआईवी वायरस और टीएमवी टोबैको मोज़ेक वायरस में कौन सा जेनेटिक मटेरियल होता है, ये आपको बताना है। डीएनए, आरएनए, प्रोटीन और अमाइनो एसिड। तो अगर इनकी बात करें, जेनेटिक मटेरियल टीएमवी और एचआईवी वायरस में आरएनए होता है। आरएनए के ही थ्रू ये दूसरे प्लांट्स में जो टोबैको मोज़ेक वायरस की डिजीज होती है, या टोबैको मोज़ेक वायरस में जो डिजीज पाई जाती है, वो आरएनए के थ्रू ही स्प्रेड होते हैं। और एचआईवी वायरस में भी आरएनए के थ्रू ही ये जेनेटिक मटेरियल होते हैं, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन है आरएनए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मेन एंजाइम इन्वॉल्व इन डीएनए रेप्लिकेशन इज। अब ये आपको थोड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन लग रहा होगा क्योंकि ये तो एकदम थोड़ा डेप्थ में पढ़ने वाला क्वेश्चन है ना। नाउ सी, कौन सा मेन एंजाइम इन्वॉल्व होता है डीएनए रेप्लिकेशन में, ये पूछा जा रहा है। ओके तो डीएनए रेप्लिकेशन में यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं कौन कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं उसके, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज और डीएनए लाइगेज और आरएनए पॉलीमरेज। इसमें से हमें करेक्ट आंसर बताना है। तो जो मेन एंजाइम इन्वॉल्व होता है डीएनए रेप्लिकेशन में, दैट इज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ये एंजाइम होता है। फाइन, तो इस हिसाब से देखें तो हमारा आंसर फर्स्ट वन करेक्ट है। ठीक, नाउ चेक द आंसर एंड आंसर इज ट्रू। ठीक है, चलिए, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके आ सकते हैं, रेप्लिकेशन में पूछा जा सकता है, ट्रांसक्रिप्शन में पूछा जा सकता है, ट्रांसलेशन में पूछा जा सकता है, किसी में भी पूछा जा सकता है। कौन सा एंजाइम होता है, किसी पर्टिकुलर स्टेज का एंजाइम पूछा जा सकता है, ऐसे क्वेश्चन आपको दिख सकते हैं एग्जाम में। सी, ई कोलाई कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन विद इन। ई कोलाई कब अपना रेप्लिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, इनके बारे में पूछा जा रहा है, ई कोलाई के बारे में। ऑप्शंस हैं 40 मिनट, 30 मिनट, 28 मिनट एंड 38 मिनट। तो ई कोलाई जो होता है ये रेप्लिकेशन का प्रोसेस 38 मिनट में कंप्लीट करता है। देखिए ये दिख तो रहा है बहुत छोटा क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है, बट अगर सोचिए यहाँ पे 35 लिख दे, 37 लिख दे, 36 लिख दे और 38, ऐसे 4 ऑप्शंस आपको सीरियल वाइज में दे दे तो वहां पे आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए जितने अच्छे से पढ़ सको या ऐसे टर्म्स जितने अच्छे से लर्न कर सको, मेमोराइज कर सको, उतने अच्छे से आप लोगों को करना है। इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। आइदर ऐसे एक एक क्वेश्चन अगर आ गए तो आप सोचिए क्वेश्चन तो बहुत इजी है बट आप मार्क्स नहीं गेन कर पाओगे क्योंकि आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की होगी। ठीक है, तो ऐसे भी एक एक पॉइंट्स आप नोट्स बनाइए, लिख लीजिए अपनी नोटबुक में, लास्ट टाइम पे उसको रिवाइज कर लीजिए, ये सब काम आप करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सी, द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटालाइज पॉलीमराइजेशन इन विच डायरेक्शन। अब देखिए ये बहुत एक तरह से कहें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और एक बेसिक क्वेश्चन भी हम लोग कह सकते हैं। सी, क्या पूछा जा रहा है, द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, जो डीएनए पॉलीमरेज है, कैटालाइज पॉलीमराइजेशन है, ये डीएनए डिपेंडेंट है और ये किस डायरेक्शन में है इसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है। ठीक, तो ऑप्शंस क्या दिए हैं, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 3 प्राइम और 5 प्राइम टू 5 प्राइम। तो सबसे करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा होगा, तो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम। जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटालाइज पॉलीमराइजेशन है ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम के डायरेक्शन में मूव करता है। क्लियर, नाउ चेक कर लेते हैं हम लोग अपना आंसर। तो आंसर है हमारा करेक्ट। ठीक है, क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सी, इफ रेप्लिकेशन इज कॉन्टिन्यूअस द स्ट्रैंड इज नोन एज। अगर रेप्लिकेशन कॉन्टिन्यूअस है तो उसके स्ट्रैंड को हम लोग क्या कहते हैं, दैट स्ट्रैंड इज नोन एज। ध्यान दीजिएगा किसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है स्ट्रैंड के बारे में, द स्ट्रैंड इज नोन एज। और किस केस में, रेप्लिकेशन अगर कॉन्टिन्यूअस है तब। ऑप्शन क्या है आपके, सी, लैगिंग स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड, ओकाजागी सेगमेंट और डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड। तो कौन सा सही है भैया हमारा आंसर, हमारा आंसर लीडिंग स्ट्रैंड होता है क्योंकि जब रेप्लिकेशन कॉन्टिन्यूअस होता है तो उस स्ट्रैंड को हम लोग लीडिंग स्ट्रैंड के नाम से जानते हैं, है ना। अब देखिए कहने को तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है ना, बट अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तभी आप ये कर पाओगे। तो इसलिए आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो ये आपका लीडिंग स्ट्रैंड करेक्ट आंसर। ठीक, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए अकर्स इन, यहाँ पे फेजेस पूछे जा रहे हैं। क्या पूछे जा रहे हैं? फेजेस। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए अकर्स इन, रेप्लिकेशन डीएनए का किस फेज में अकर होता है? एस फेज, G1 फेज, G0 फेज एंड एना फेज। तो जो रेप्लिकेशन होता है डीएनए का वो हमारा एस फेज में स्टार्ट हो जाता है। रेप्लिकेशन जब डीएनए का होता है तो वो किस फेज में होता है? एस फेज में होता है। चलिए देखिए, ये आपका करेक्ट आंसर। ठीक, तो ऐसे फेजेस के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है, या पूछा जा सकता है कौन सा एंजाइम काम करता है इसमें, या 4-5 एंजाइम के नाम दे दिए जाए तो उसमें पूछ ले कि सीक्वेंस में अरेंज करिए। तो ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए विच डज नॉट कोड फॉर एनीथिंग इज कॉल्ड। डीएनए का स्ट्रैंड जो किसी चीज को कोड नहीं करता उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। अब देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि ये यहाँ पे बोला जा रहा है कोई कोड नहीं करता है और उसका नाम ही है कोडिंग स्ट्रैंड। ओके, लेट्स सी, आंसर हमारा करेक्ट है। तो ऐसे नाम्स रखे जाते हैं जो एकदम ही डिफरेंट हो। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि नहीं आ रहा है तो वो दिमाग लगाएंगे क्या, डज नॉट कोड, तो कोडिंग स्टैंड होगा ही नहीं। जब वो कोड ही नहीं करता तो कोडिंग स्टैंड नहीं होगा। तो कभी कभी ऐसी चीजें एकदम ऑपोजिट होती हैं, एकदम डिफरेंट होती हैं। तो इसके लिए आप बहुत अच्छे से बेटा पढ़ लीजिएगा। जितने अच्छे से ऐसे टर्म्स को, ऐसी चीजों को पढ़ लेंगे तो आपके मार्क्स आपके हाथ में है ना। नाउ ठीक, चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपसे गलतियां कहाँ हो सकती है ये भी हम बताते चल रहे हैं ताकि आप उन गलतियों को रिपीट ना करें जो मोस्टली स्टूडेंट्स करते हैं। सी, हाईली अनस्टेबल आरएनए इज, सबसे हाईली अनस्टेबल, जो स्टेबल नहीं है आरएनए, उसके बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा आरएनए होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है टीआरएनए, आरआरएनए, एमआरएनए एंड एचएनआरएनए। तो सबसे हाईली अनस्टेबल आरएनए जो होता है दैट इज एमआरएनए। एमआरएनए जो होता है ये एकदम अनस्टेबल होता है, मतलब कहे कि ये बहुत ज्यादा ही अनस्टेबल होता है। जो आरएनए के ये सीक्वेंसेस लिखे होते हैं इनमें ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट आंसर देखें हम लोग, क्वेश्चन देखें, उसके बाद आंसर देखेंगे। द नंबर ऑफ फंक्शनल कोडॉन्स आर, फंक्शनल कोडॉन्स के कितने नंबर हैं इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो भाई ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि फंक्शनल कोडॉन के कितने नंबर्स होते हैं। तो फंक्शनल कोडॉन के नंबर 61 होते हैं। इसके लिए आप कोडॉन्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हो सकता है कोडॉन से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में। फाइन, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टीआरएनए इज ऑल्सो कॉल्ड, टीआरएनए को हम लोग और क्या कह सकते हैं? टीआरएनए के कुछ और नाम है, जैसे हम आपके कुछ और नाम होंगे, स्कूल के कुछ और नाम होंगे, निकनेम कुछ और होगा, वैसे ही टीआरएनए के भी कुछ नाम है। अब टीआरएनए के कौन से नाम अलग हैं? सी, या तो एसआरएनए और एआरएनए और एचएनआरएनए, नेक्स्ट वन आरआरएनए एंड द लास्ट वन एमआरएनए। तो टीआरएनए को हम लोग किस और नाम से जानते हैं? एसआरएनए एंड एआरएनए। ओके, क्लियर है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। नाउ अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द अमाइनो एसिड इन अ प्रोटीन इज लिंक्ड बाय, प्रोटीन में अमाइनो एसिड जो होते हैं ये लिंक अप होते हैं किस बॉन्ड से? हाइड्रोजन बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, किस बॉन्ड से होते हैं इसके बारे में आपको बताना है। तो जो अमाइनो एसिड होते हैं प्रोटीन में ये लिंक्ड होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से। दे आर लिंक्ड विथ पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, पेप्टाइड बॉन्ड। ओके, अब देखिए ऐसे बॉन्ड से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। किसी भी चीज का बॉन्ड पूछ सकता है, किसी भी दो पेयर के बॉन्ड्स के बारे में पूछ सकता है। लाइक अभी जैसे पूछा था प्रोटीन और अमाइनो एसिड के बीच का बॉन्ड कौन सा है, ये किससे लिंक अप होते हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैक्टोज इज द सबस्ट्रेट फॉर द एंजाइम। लैक्टोज
कौन से एंजाइम का सबस्ट्रेट होता है इसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शंस आर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, यूरिएज, परमीएज एंड ट्रांसैक्टिलेज। इसके बारे ये दिए हुए हैं आपके ऑप्शंस और करेक्ट ऑप्शन आपको बताने हैं। तो जो लैक्टोज होता है ये सबस्ट्रेट होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज का। सबस्ट्रेट होता है मतलब कि जो लैक्टोज है ये सबस्ट्रेट एंजाइम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज का। क्लियर? नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और ये आपका आंसर सही है। एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन ट्रांसक्रिप्शन इज, कौन सा एंजाइम ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व होता है इसके बारे में पूछा जा रहा है। जैसे कि आपने देखा था पहले रेप्लिकेशन में एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व होते हैं, ट्रांसलेशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो हर जगह अलग अलग एंजाइम्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। कुछ ब्रेक डाउन करने के लिए होते हैं, कुछ ऐड ऑन करने के लिए होते हैं। तो ये सारे एंजाइम्स का रोल होता है। फाइन। सी, क्या ऑप्शंस दिए हैं? डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, यूरिएज, परमीएज। अब जैसे कि आपको पता है एंजाइम के एंड में हमेशा ASE लगा होता है। इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये एंजाइम के बारे में यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है या यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो एंजाइम जो होते हैं ये इन्वॉल्व होते हैं ट्रांसक्रिप्शन में, वो कौन सा होता है? तो यहाँ पे आपका आरएनए पॉलीमरेज जो होता है ये इन्वॉल्व होता है ट्रांसक्रिप्शन में। क्लियर? ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। तो द एंजाइम which transport lactose into the cell is। अब सी, यहाँ पे फिर एंजाइम से रिलेटेड क्वेश्चन है। आंसर देखिए, सब में ASE 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 लास्ट में लगा हुआ है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये एंजाइम है। अगर कोई क्वेश्चन एंजाइम से आता है और उसमें एंजाइम के बारे में पूछ रहा है, लाइक यहाँ पे पूछा जा रहा है द एंजाइम which transport lactose into the cell is, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया। अब सी, यहाँ पे जैसे लिखा है लैक्टेज, ओके, लैक्टेज की जगह पे अगर लैक्टोज रख दिया तो आप एकदम पहचान जाइएगा कि वो एंजाइम नहीं है। ठीक, तो आपके आंसर कौन होंगे? जो ऊपर के 3 होंगे या जो अदर ऑप्शंस होंगे वो होंगे। समझने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। ऐसे आप अपना टाइम बचा सकते हो और सोच सकते हो कि करेक्ट आंसर कौन सा है। तो यहाँ पे बात करें, जो एंजाइम ट्रांसपोर्ट होता है लैक्टोज के थ्रू सेल्स में, वो कौन सा होता है? दैट इज परमीएज। वो एंजाइम हमारा परमीएज होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए हम लोग। तो नेक्स्ट है हमारा डीएनए कंटेंट ऑफ ह्यूमन सोमैटिक सेल इज। ये भी देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं कि ये है। ये डीएनए कंटेंट ऑफ ह्यूमन सोमैटिक सेल इज, यहाँ पे डीएनए कंटेंट के बारे में पूछा जा रहा है कि ह्यूमन सोमैटिक सेल में अप्रॉक्स कितने डीएनए कंटेंट होंगे। तो कितने होंगे भाई? तो ये एकदम मतलब क्या कहें, आंख बंद करके रटने वाला क्वेश्चन है, या एकदम इसको रट जाइए आप, सोते जागते एक दिन तक इसको पूरा पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए, इतना ही होता है, ये जीवन में कभी भूलेगा ही नहीं। फाइन। तो डीएनए कंटेंट जो होते हैं ह्यूमन सोमैटिक सेल में, दैट इज 6.6 × 10⁹ ये याद रखिएगा। हो सकता है यहाँ पे 6.5, 6.4, 6.3 ऐसे ऑप्शन दे दे तो वहां पे आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो एकदम एग्जैक्ट डाटा याद रखिएगा। या हो सकता है कभी राउंड ऑफ करके दे दिया जाए, लाइक 6, 3, 4, 5, 6 ऐसे पूछा जाए, पॉइंट वाला डिजिट हटा दिया जाए। तो कैसे भी पॉसिबिलिटीज हैं कि क्वेश्चन आ सकते हैं, बट आपको अगर एग्जैक्टली पता रहे कि ये 6.6 × 10⁹ है तो आपको एकदम आसानी से आंसर आइडेंटिफाई कर लोगे। ठीक है? सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डीएनए इज रैप्ड अराउंड द हिस्टोन ऑक्टोमर टू फॉर्म। डीएनए अगर रैप्ड है हिस्टोन ऑक्टोमर में तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो ये तो भाई कहें कि लॉजिकल क्वेश्चन है। लॉजिकल क्वेश्चन आप कैसे कर पाओगे? जब आपको पूरा प्रोसेस पता हो कि डीएनए अगर रैप है किसी के अराउंड तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो ऐसे आप कर पाओगे। अब यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, किसके अराउंड है? हिस्टोन ऑक्टोमर के। तो ये क्या फॉर्म करते हैं? ये फॉर्म करते हैं न्यूक्लियोसोम को। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज न्यूक्लियोसोम।
बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जब आप एकदम अच्छे से पढ़ लोगे भाई, तो ये तो जाहिर सी बात है कि जितने अच्छे से पढ़ाई करोगे उतने ही अच्छे आपके मार्क्स आएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा अपना टाइम अपनी बुक्स के साथ स्पेंड करिए और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। इन क्रोमेटिन दीज आर सीन एज बीड्स ऑन स्ट्रिंग। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ये बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ना ही कंफ्यूज होने की जरूरत है। सी द क्वेश्चन इज, इन क्रोमेटिन दीज आर सीन एज बीड्स ऑन स्ट्रिंग। वर्ड्स को बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि किसके बारे में पूछा जा रहा है। एज बीड्स ऑन स्ट्रिंग, क्रोमेटिन में ये बीड्स ऑन स्ट्रिंग की तरह दिख रहे हैं, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं। सो ऑप्शंस क्या दिए हैं, जीन्स, न्यूक्लियोसोम्स, सेंट्रोमर्स और सेंट्रियोल्स। इसी में से कोई आपका एक करेक्ट आंसर होगा। तो अगर क्रोमेटिन को देखा जा रहा है, उसके सराउंडिंग में बीड्स जैसी, बीड्स ऑन स्ट्रिंग के जैसा कुछ विजिबल हो रहा है, तो उसे हम लोग कहते हैं सेंट्रोमर्स। दैट इज नोन एज सेंट्रोमर्स। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। इन यूकैरियोट्स secondary transcript mRNA is formed through, यूकैरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्ट mRNA है, यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्ट mRNA क्या फॉर्म कर रहे हैं। सेकेंडरी ट्रांसक्रिप्ट mRNA सेकेंडरी ट्रांसक्रिप्ट है, प्राइमरी नहीं है, इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। हो सकता है यहाँ पे आपके प्राइमरी पूछा जा सकता है, हो सकता है इसका प्रीवियस स्टेज पूछा जाए, तो कुछ भी पूछा जा सकता है। अभी हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। यूकैरियोट्स में अगर प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट mRNA फॉर्म हो रहे हैं, तो वो किसके थ्रू हो रहे हैं। दैट इज बाय ऑप्शंस आर कैपिंग एट 5 प्राइम एंड, इंट्रॉन ट्रांसक्रिप्ट रिमूवल एंड एक्सॉन ट्रांसक्रिप्ट्स जॉइनिंग। थर्ड वन इज पॉलीएडाइलेशन 3 प्राइम एंड और ऑल दीज स्टेप्स। इसमें से करेक्ट ऑप्शन आपको बताने हैं, तो इसमें कौन सा करेक्ट होगा, जल्दी से आप गेस करिए। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल दीज अबव, है ना। ये जितने ऑप्शंस हैं ये सारे यूकैरियोट में सेकेंडरी ट्रांसक्रिप्ट mRNA फॉर्म करते हैं इन सब की हेल्प से। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या कर सकते हो, जब आपको लगे ये सही है, ये सही है, पहला दूसरा सही है, तो आप go with the last one, that is all these steps are correct और all above are true, जो भी जैसा भी दिया हो। बट अगर थर्ड के बारे में मान लीजिए उस समय आपको नहीं पता है, या हो सकता है 2 के बारे में पता हो, 1 के बारे में ना पता हो, तो वहां पे आप ऐसे आंसर्स को थोड़ा स्मार्टली क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर कंफ्यूजन है कि ऑल दीज स्टेप्स और ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू, ये मतलब अगर लग रहा है आपको एक ही सही है, तो ऐसा भी जाने की जरूरत नहीं है कि ऑल आर करेक्ट। ओके, तो वहां आपको अगर लग रहा है, आप श्योर हैं कि फर्स्ट वन इज करेक्ट और सेकेंड वन इज करेक्ट, कोई एक आंसर करेक्ट है, तो यू कैन गो विद दैट, नो प्रॉब्लम। जब सही है तो भाई सही है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। सी AUG कोड्स फॉर, AUG किसके लिए कोडिंग के लिए यूज किया जाता है, किसको कोड करता है, तो AUG किसको कोड करता है, AUG कोड्स फॉर मेथियोनिन, है ना। AUG मेथियोनिन को कोड करता है। फाइन, ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंड्यूसर ऑफ लैक ओपेरॉन इज, ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जा सकता है, हो सकता है आप इसमें फंस भी जाओ। क्वेश्चन देखिए, इंड्यूसर लैक ओपेरॉन का क्या है। आपके सामने 4 ऑप्शंस गिवन है, इसमें से आपका एक आंसर सही है। तो जो इंड्यूसर होता है लैक ओपेरॉन का, दैट इज लैक्टोज। ओके, लैक्टोज को हम लोग लैक ओपेरॉन में इंड्यूसर की तरह हेल्प करते हैं, या इंड्यूसर के फॉर्म में उसको यूज किया जाता है। चलिए, हो सकता है यहाँ पे आपके किसी और केस के बारे में पूछते, मतलब दैट क्वेश्चंस आर रिलेटेड, कि ऐसे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आए, हो सकता है ऐसे क्वेश्चन आ जाए, या हो सकता है इसमें से कोई क्वेश्चन आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछ दे,
या कुछ रिलेटेड आ जाए, मतलब आपको एक फ्रेम आउट दिखाया जा रहा है कि ऐसे क्वेश्चन आपके टर्म 1 एग्जाम में इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं, तो आप उसकी तैयारी अच्छे से कर लीजिए। सी, replication of DNA on lagging strand produce, डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है और लैगिंग स्ट्रैंड जो है वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं। ऑप्शंस 4 हैं, एक आंसर आपका करेक्ट है, तो वही आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे दिया है पॉलीमरेज फ्रेगमेंट, आरएनए फ्रेगमेंट, ओकाजाकी फ्रेगमेंट और एपिमरेज एक्टिविटी। सो द करेक्ट आंसर इज ओकाजाकी फ्रेगमेंट। जो रेप्लिकेशन होता है डीएनए का ऑन लॉगिंग स्ट्रैंड, ये प्रोड्यूस करते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट को। क्लियर? चलिए, तो ये देखिए आपके कुछ टफ टाइप, टिपिकल टाइप क्वेश्चंस अब आपके सामने आ रहे होंगे। सी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन्वर्टेड एल शेप्ड स्ट्रक्चर इज शोन बाय द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। इन्वर्टेड भी एल शेप स्ट्रक्चर भी इनमें से किसके थ्रू शो होगा। ऑप्शंस जो दिए हैं इसमें से एक ही करेक्ट होगा। तो अगर हम लोग बात करें कोई इन्वर्टेड एल शेप का स्ट्रक्चर है तो वो कौन से मॉलिक्यूल शो करते हैं। सो दैट इज शोन बाय tRNA, दैट इज थर्ड वन tRNA। tRNA जो होते हैं ये इन्वर्टेड और एल शेप के स्ट्रक्चर को शो करते हैं बाय द फॉलोइंग, इनमें से, ये जो आपके 4 ऑप्शंस दिए हैं इनमें से। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। इन लैक ओपेरॉन लैक रिप्रेसर इज, लैक ओपेरॉन में लैक रिप्रेसर क्या है। लैक ओपेरॉन में लैक रिप्रेसर क्या है, क्या कोई प्रोटीन है। अगर ऑप्शंस देखें हम लोग तो दैट इज प्रोटीन और सबस्ट्रेट लैक्टोज, एन एंजाइम और अ न्यूक्लिक एसिड सेगमेंट। ठीक है, क्या होता है, तो लैक ओपेरॉन में जो लैक रिप्रेसर होता है दैट इज न्यूक्लिक एसिड सेगमेंट, वो न्यूक्लिक एसिड का सेगमेंट होता है, दैट इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ऐसे किसी भी ओपेरॉन से या किसी एक पर्टिकुलर केस से आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है। इन रेट्रोवायरस जेनेटिक मटेरियल इज, सी, अब जैसे टीएमवी एचआईवी में पूछा था वैसे ही यहाँ पे रेट्रोवायरस में पूछा जा रहा है कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। जेनेटिक मटेरियल का मतलब आपको पता है, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है। लाइक जैसे अगर हम लोग किसी सिस्टम में कोई इंफॉर्मेशन है, कोई डाटा है, तो उसको लेने के लिए हम लोग को दूसरे सिस्टम में अगर चाहिए तो या तो हम लोग मेल कर देते हैं या पेन ड्राइव में ले लेते हैं, कुछ ऐसी ही चीजें फॉलो करते हैं। तो ये हमारा क्या करता है, वैसे भी हमारे उस हिसाब से देखें तो वैसे भी हमारा डाटा ट्रांसफर हो जाता है। अब यहाँ पे किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट्स हैं, ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो इनमें जेनेटिक मटेरियल क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। किसके बारे में यहाँ पूछा जा रहा है, रेट्रोवायरस में। तो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है रेट्रोवायरस में, तो जो जेनेटिक मटेरियल होता है रेट्रोवायरस में दैट इज आरएनए। डीएनए, आरएनए, इन्हीं में से कोई एक होगा, दैट इज आरएनए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। द ट्रांसक्रिप्शन इज इनहिबिटेड व्हेनेवर रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड टू, फाइन। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिट हो रहा है जब भी कोई रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड होता है। अब किससे बाइंड होता है ये बताना है हमको। तो यहाँ पे दिया है आपके ऑप्शंस, ऑपरेटर, इनहिबिटर जीन, स्ट्रक्चरल जीन और रेगुलेटर जीन। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है आपका, जब ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिट होता है, रिप्रेसर प्रोटीन उससे बाइंड होता है तब, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑपरेटर। फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग। इन आरएनए रेप्लिकेशन व्हिच टाइप ऑफ एंजाइम अनवाइंड्स द हेलिक्स। आरएनए रेप्लिकेशन में कौन से टाइप का एंजाइम जो होता है ये अनवाइंड करता है हेलिक्स को। ठीक है, एंजाइम के बारे में पूछा जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। तो एंजाइम में सबसे पहले आपको क्या देखना है, किस किस में एज है।
अब जिसमें एज है उसी में से कोई आंसर होगा। करेक्ट आंसर पता है आपको तो कोई बात ही नहीं। अगर अंदाजा लगाना है कि नहीं मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है, कुछ कुछ याद नहीं आ रहा है, या आई एम नॉट श्योर, तो आप कुछ स्मार्टली ऐसे क्वेश्चंस को ढूंढ सकते हो, आंसर ढूंढ सकते हो कि कौन सा आंसर होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखिए सब में एज लिखा हुआ है, एएससी 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 एएससी। अब क्या करेंगे हम, अब तो हमें आंसर तो पता होना चाहिए, या हमें पता होना चाहिए कि कौन सा करेक्ट आंसर है। ऐसे में आप मतलब कहें तो मुश्किल हो जाता है करेक्ट आंसर तक पहुंचना। तो उसमें आप करेक्ट आंसर तक तभी पहुंच सकते हो जब आपको पता हो कि एग्जैक्ट आंसर क्या है। ओके, तो डीएनए रेप्लिकेशन में जो एंजाइम अनवाइंड करता है हेलिक्स को, दैट इज डीएनए पॉलीमरेज। क्लियर? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The backbone in a polynucleotide chain is formed due to, जो बैकबोन है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का, ये फॉर्म्ड हो रहा है किसकी वजह से, इसके बारे में पूछा जाए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक जगह आपको 3 ऑप्शंस दिए हैं, एक जगह आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं। तो पहले 3 ऑप्शंस जो दिए हैं ये क्वेश्चन है, दे आर इन क्वेश्चन, और ये इनमें से आपके जो 4 ऑप्शंस दिए हैं इनमें से आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। अब सी, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पहला क्या दिया हुआ है, शुगर, दूसरा क्या दिया हुआ है, फॉस्फेट, तीसरा क्या दिया हुआ है, नाइट्रोजन बेस। अब इसमें से हो सकता है कोई एक आंसर सही हो सकता है कोई 2 सही हो सकता है कोई 3 सही। ठीक है, तो अब एक सही होगा तो ओनली 1 हो जाएगा, अगर 1 and 2 सही होगा तो 1 and 2 ओनली हो जाएगा, अगर 1 2 3 सही होगा तो 1 2 3 हो जाएगा, या ऑल द अबव हो जाएगा, या फिर कोई मान लीजिए सेकंड थर्ड या फर्स्ट थर्ड सही है तो वो ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है जो बैकबोन होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का, ये फॉर्म्ड होता है दैट इज बाय शुगर एंड फॉस्फेट। शुगर और फॉस्फेट उसमें हेल्प करते हैं। तो इस हिसाब से हम देखें तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, 1 and 2, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, हो सकता है शुगर नीचे दिया हो तो वो वहां पे उस हिसाब से मतलब हो जाएगा कि आप देख लीजिएगा कौन सा आपका सही है। तो ये जो सामने नंबर दिए हुए हैं यही यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी में से आपको आंसर सेलेक्ट करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। प्यूरिन इंक्लूड, ये भी देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें भी पहले 4 ऑप्शंस दिए हैं वो क्वेश्चन से रिलेटेड हैं, और जो नेक्स्ट 4 ऑप्शंस दिए हैं दैट इज ऑप्शंस, ये ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से आपको सही आंसर बताना है। फाइन, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है प्यूरिन्स इंक्लूड, प्यूरिन में क्या क्या होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन। तो प्यूरिन में क्या क्या होते हैं, तो प्यूरिन में अगर हम लोग देखें तो हमारा एडेनिन होता है और ग्वानिन होता है ना। तो इस हिसाब से हमारा 1 and 2 करेक्ट है। तो 1 and 2 हमें कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है 1 and 2 ओनली। ठीक, तो चलिए हम लोग अपना आंसर चेक कर लें। सो द आंसर इज करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, लाइक कौन किसको फॉर्म कर रहा है, कौन किससे फॉर्म हो रहा है, कहाँ पे किसकी बाइंडिंग हो रही है, कहाँ पे कौन सा रिलीज हो रहा है, कौन सा एंजाइम कैसे हेल्पफुल है। ऐसे क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है कि आएंगे इस चैप्टर में, और है ही क्या, एंजाइम्स है, जेनेटिक मटेरियल है, यही सब है, तो ये सब आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हिस्टोन प्रोटीन्स आर रिच इन, हिस्टोन प्रोटीन में क्या क्या होता है, यानी कहें कि उसमें किस किस का कॉम्पोजिशन हाई होता है, पूछा जा रहा है ना, आर रिच इन, तो वो किसके क्या क्या कॉम्पोजिशन उसमें हो सकते हैं, या किसका अमाउंट उसमें होता है, ये भी हो सकता है क्वेश्चन। ऑप्शंस आर लाइसिन, आर्जिनिन, ट्रिप्टोफैन एंड वैलिन। ये 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं, और इसमें से आपको करेक्टली बताना है कि क्या होते हैं हिस्टोन प्रोटीन में। तो हिस्टोन प्रोटीन में आपके होते हैं लाइसिन एंड आर्जिनिन। ठीक, चलिए देखें हम लोग आंसर, तो इस हिसाब से हम लोग देखें तो 1 and 2 ओनली करेक्ट है। नाउ आंसर चेक कर ले, तो ये हमारा आंसर करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायरस विथ
आरएनए जेनेटिक मटेरियल आर, कौन कौन से वायरस हैं जिनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है? सो सी, क्या क्या दिया हुआ है आपका? टीएमवी, एचआईवी, क्यूबी बैक्टीरियोफाज, टी2 बैक्टीरियोफाज, ये 4 ऑप्शन दिए हैं और आपको इनमें से सिलेक्ट करना है कि कौन सा आंसर आपका सही है। तो कौन सा सही है भाई? अभी पिछले क्वेश्चन, एक क्वेश्चन उसमें आया था लास्ट स्लाइड्स में कि वहां पे टीएमवी और एचआईवी में कौन सा जेनेटिक मटेरियल होता है? तो उसमें तो आरएनए होता ही है। टीएमवी और एचआईवी में आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, ये तो श्योर है। बट बाकी रिमेनिंग में क्या होता है? तो यहाँ पे देखिए क्यूबी बैक्टीरियोफाज में भी आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। फाइन, तो करेक्ट आंसर कौन सा है हमारा? 1, 2 एंड 3, ये यहाँ पे हमें मिल रहा है। इट्स टाइम टू चेक आंसर एंड आंसर इज करेक्ट। ठीक है, तो टीएमवी, एचआईवी, क्यूबी बैक्टीरियोफाज में आपके आरएनए जेनेटिक मटेरियल होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं। ओके, सी नेक्स्ट क्वेश्चन। बोथ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन अकर टुगेदर इन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन साथ में होता है। अकर टुगेदर इन किस में होता है? दैट इज इन माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग ईआर भी तो कहते हैं, और न्यूक्लियस। ठीक है, तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट है। तो बताइए जरा, आप सोचिए ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन किस में होता है? दोनों में। तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की बात करें अगर हम लोग, तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों साथ में होता है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? 1 एंड 2। तो ये हमें मिल रहा है 1 एंड 2 ओनली। आंसर चेक कर ले हम लोग, तो आंसर है हमारा करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाइड्रोलाइसिस ऑफ लैक्टोज इल्ड। अगर लैक्टोज की हाइड्रोलिसिस होती है तो इल्ड क्या मिलता है? इट मीन्स कि प्रोडक्ट क्या मिलता है वो बताना है आपको। फाइन, लेट्स सी क्या दिया है ऑप्शन। ग्लूकोज दिया है, गैलेक्टोज दिया है, फ्रुक्टोज दिया है एंड माल्टोज दिया है। तो जब लैक्टोज की हाइड्रोलिसिस होती है तो हमें क्या मिलता है? ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। सो द राइट आंसर इज फर्स्ट 1 एंड 2 ओनली। आंसर चेक कर ले हम लोग, तो आंसर है हमारा करेक्ट। ग्लूकोज और गैलेक्टोज हमें एज इल्ड मिलते हैं जब लैक्टोज की हाइड्रोलिसिस होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आरएनए एक्ट एज। आरएनए किसकी तरह काम करता है इसके बारे में पूछा जा रहा है कि हमारा जो आरएनए होता है ये किसकी तरह काम करता है। 4-5 ऑप्शंस आपके पहले दिए हुए हैं, दैट इज इन क्वेश्चन, और ये जो आपके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं ये आपके आंसर होंगे, मतलब इसमें से कोई एक आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सी, इट एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल। तो यस करेक्ट, आरएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल। जैसे हम लोग एचआईवी में देखें, टीएमवी में देखें, बैक्टीरियोफाज में देखें, तो वहां पे आरएनए एक जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर रहा था। इट इज जेनेटिक मैसेंजर। तो जेनेटिक मटेरियल में क्या होता है? ये इंफॉर्मेशन ही तो कैरी करते हैं, सो दैट इज एक्ट एज जेनेटिक मैसेंजर। अडैप्टर कैटालिटिक मॉलिक्यूल, सो इट वर्क एज अडैप्टर कैटालिटिक मॉलिक्यूल ऑल्सो। टेम्पलेट फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, तो ये नहीं होता है क्योंकि ये आरएनए जो होता है ये डीएनए रेप्लिकेशन के टेम्पलेट के फॉर्म में यूज नहीं होता है, या उसके लिए काम नहीं करता है। टेम्पलेट फॉर ट्रांसलेशन, तो इसके लिए भी करता है। इट मीन्स कि हमारा ए, बी, सी एंड ई करेक्ट है। अब यहाँ पे देखें हमें क्या मिलता है। पहला ऑप्शन दिया है ऑल आर करेक्ट एक्सेप्ट ए एंड ई। तो ए तो सही है, ई हमारा गलत है, तो क्या ये आंसर होगा? ये आंसर नहीं होगा। सी नेक्स्ट, ऑल आर करेक्ट एक्सेप्ट डी एंड ई। तो भाई डी भी तो हमारा सही है, डी हमारा गलत है, डी गलत है, हमारा ई सही है ना। तो
ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे गलत सिर्फ डी है, ई तो हमारा करेक्ट है। नाउ ऑल द अबव आर करेक्ट, क्या सारे सही है? अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या हो सकता है, बच्चे 1 2 3 पढ़े, आप हो सकता है 1 2 3 पढ़ लिया, अब लग रहा है कि नहीं सारे तो सही है तो मैंने गो विथ थर्ड। क्या ये सही होगा आंसर? नहीं सही होगा क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे थर्ड फोर्थ ऑप्शन जो डी वाला है दैट इज नॉट करेक्ट। तो ऐसा आप बिल्कुल मत करिएगा कि इस पे आप लोग चले जाएं, गो विद दैट। नाउ लास्ट वन चेक करते हैं, ऑल आर करेक्ट एक्सेप्ट डी, मतलब कि सारे सही हैं सिर्फ डी को छोड़ के। तो सही बोला जा रहा है भाई, ए बी सी और ई करेक्ट है एक्सेप्ट डी, तो हमारा इस हिसाब से देखें तो आंसर फोर्थ होगा। अब हो सकता है पूछा जाए कि यहाँ पे कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है, या यहाँ पे पूछा जा सकता है कि कौन से राइट स्टेटमेंट हैं, तो इसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। पूछ दे RNA एक्ट एज चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, तो वहां आप क्या करोगे, ए बी सी और ई सिलेक्ट करोगे। या पूछ दे RNA एक्ट एज चूज द रॉन्ग आंसर, रॉन्ग स्टेटमेंट, तो वहां पे आप डी पे जाओगे। इसलिए कह रहे हैं कि क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, क्योंकि राइट या रॉन्ग के चक्कर में बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। हड़बड़ी में क्वेश्चन आपने पढ़ा नहीं और क्वेश्चन आपको लगा कि राइट के बारे में पूछ रहे हैं तो यू विल गो विद दैट, रॉन्ग के बारे में पूछ रहे हैं तो यू विल गो विद दैट। इसलिए पूरा क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में, सिर्फ इसी आपके टर्म 1 के एग्जाम में नहीं, किसी भी एग्जाम में अगर आप लाइफ में एग्जाम देते हो तो किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, ठीक। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन आंसर नहीं आता है दिमाग में, तो आंसर लाने के लिए आप 2 बार 3 बार जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो आंसर हो सकता है आपने पढ़ रखा हो पर याद नहीं आ रहा हो, तो हो सकता है रिकॉल हो जाता है। तो ये भी कोशिश आप कर लीजिएगा। आइदर नहीं आएगा तो फिर तो नहीं आएगा, क्या करना है, छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन इंसान को अपने एफर्ट्स हमेशा देने चाहिए, ठीक, हार नहीं माननी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब देखिए अभी हम बोल रहे थे ना कि करेक्ट या इनकरेक्ट पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो यहाँ पे आप देखिए पूछा जा रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको कि कौन सा इनकरेक्ट है। गिवन स्टेटमेंट्स आप सी, स्टेटमेंट क्या लिखा है, हिस्टोन प्रोटीन आर बेसिक प्रोटीन, सो हिस्टोन प्रोटीन्स जो होते हैं ये बेसिक प्रोटीन होते हैं। नाउ nucleosome is made up of 8 histones, that is also correct. Nucleosome contain 200 base pair of DNA helix, that is also correct. Histone protein in prokaryotic DNA, हिस्टोन प्रोटीन जो होता है ये कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक डीएनए में, तो ये तो होता नहीं है। सो हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट लास्ट वन होगा, दैट इज हिस्टोन प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक डीएनए। हिस्टोन जो होता है ये प्रेजेंट नहीं होता है प्रोकैरियोटिक डीएनए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग। सो आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू जेनेटिक मटेरियल। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है जो रिलेटेड है जेनेटिक मटेरियल से। अब देखिए स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका। ओके, नाउ it should chemically and structurally be stable. Third one is it should provide scope for slow changes, that is mutation. And the fourth one is it should not be able to express itself in the form of Mendelian character. So भाई incorrect statement इसमें कौन सा होगा, ये तो बड़ा मतलब easy question है। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो इसमें से incorrect statement जो है that is last one, it should not be able to express itself in the form of Mendelian character. अगर जो मेंडल के कैरेक्टर्स थे उसमें क्या जो भी जेनेटिक मटेरियल था वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा था, उसी से तो कलर चेंज हो रहे थे, उसी से तो शेप्स चेंज हो रहे थे, उसी से राउंड रिंकल्ड सारे शेप्स या हम लोग जो भी कहें जो चेंजेस आ रहे थे, दैट इज बिकॉज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जो उनका डीएनए था उसकी वजह से हो रहा था। तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा ना कि इट शुड नॉट बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर, सो दैट इज इनकरेक्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखें हम लोग, सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट। अब देखिए यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट के बारे में बताना है कि कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है इनमें से।
मतलब कि इसमें आपको रॉन्ग पता हो तो आप ट्रू सेलेक्ट कर लेंगे, फॉल्स पता होगा तो आप ट्रू सेलेक्ट कर लोगे, या अगर यहाँ पे फॉल्स लिखा होता तो आप ट्रू स्टेटमेंट खोजते। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है और हमें आंसर क्या मिलेगा, ये भी चेक कर लेते हैं हम लोग। फाइन, रेडी, सी, चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड पॉइंट म्यूटेशन। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, ट्रू स्टेटमेंट, तो ये तो फॉल्स हो गया। ओके, frame shift mutation occur in the chromosome, that is also false. One DNA helix runs continuously from one end to the other in each chromatid, तो ये हमारा true है। Last one, sickle cell anemia is an example for chromosomal aberrations, तो ये भी हमारा true नहीं है। इस हिसाब से हम लोग देखें तो हमारा थर्ड वन ट्रू स्टेटमेंट है, दैट इज वन डीएनए हेलिक्स रन continuously from one ends to the other in each chromatid. क्लियर है? तो ये ऐसे डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है, कौन सा फॉल्स है, या कौन सा करेक्ट है या रॉन्ग है। इसके लिए आप बिल्कुल तैयार रहिएगा। फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर रॉन्ग विथ रिस्पेक्ट टू मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए से रिलेटेड इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो रॉन्ग है। ओके, तो चलिए देखते हैं हम लोग। द टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आर एंटी पैरेलल, दैट इज ट्रू। द बैकबोन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आर मेड अप ऑफ ऑल्टरनेटली अरेंज शुगर, बेस एंड फॉस्फेट्स, तो ये हमारा हमें रॉन्ग स्टेटमेंट लग रहा है। Third one is the two polynucleotide chain are complementary to each other, that is true. Nucleotide are linked through 3' to 5' phosphodiester linkage, so that is also true. तो यहाँ पे हमें wrong statement कौन सा मिल रहा है? So यहाँ पे जो हमें wrong statement मिल रहा है, that is the backbone of polynucleotide chains are made up of alternately arranged sugar, base and phosphate. सेकेंड वन जो है हमारा रॉन्ग है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पिक अप द रॉन्ग स्टेटमेंट रिलेटेड टू आरएनए। यहाँ भी आपसे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा जा रहा है रिलेटेड टू आरएनए। फाइन, आरएनए डीएनए किसके रिगार्डिंग पूछा जा रहा है, इसका भी आप ध्यान रखिएगा। हर एक वर्ड को बेटा बहुत ध्यान से पढ़ना है ताकि आपसे कहीं भी क्वेश्चन गलत ना हो जाए। सो क्वेश्चन क्या है, आरएनए इज द फर्स्ट मटेरियल इन द यूनिवर्स। आरएनए क्या फर्स्ट मटेरियल है यूनिवर्स में? सो आरएनए इज द फर्स्ट मटेरियल इन द यूनिवर्स। आरएनए हैज बोथ कैटालिटिक एंड हेरिडेटरी फंक्शन, दैट इज ट्रू। RNA being unstable mutates at a faster rate than DNA, that is also true, क्योंकि RNA जो होता है ये unstable mutates को follow करता है DNA से ज़्यादा तेजी से, है ना। तो अब हमें क्या मिल रहा है, RNA is less reactive and more stable than DNA। अब ये कैसे हो सकता है कि RNA ज़्यादा अनस्टेबल म्यूटेट है और फास्टर रेट होता है DNA से। यहाँ तो ये कुछ कह रहे हैं कि उसमें मतलब म्यूटेशन हो रहा है, तो म्यूटेशन को वो मतलब बहुत उसके लिए अनस्टेबल होता है और उसको बहुत तेजी से फॉलो करता है। तो अगर ये करेक्ट है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या है, RNA इज लेस रिएक्टिव एंड मोर स्टेबल देन DNA। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन तो करेक्ट मिल गए। अब आपको कंफ्यूजन किस में है, थर्ड में और फोर्थ में। ये दोनों तो एक जैसे हैं। अब इसमें से कैसे सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा रॉन्ग है कौन सा राइट है। अगर हमें राइट पता चल जाए कि 1 2 3 राइट है तो 4 रॉन्ग है, या 1 2 4 राइट है तो 3 रॉन्ग है। तो कौन सा करेक्ट है, RNA being unstable mutate at a faster rate than DNA, ये ट्रू है। सो हमारा रॉन्ग कौन सा है, RNA is less reactive and more stable than DNA। फोर्थ वन जो है दैट इज रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, ये आपका आंसर सही होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टडी द फॉलोइंग लिस्ट। यहाँ पे आपका दिया है मैचिंग कराने को, ओके, और फिर इसके आंसर भी देंगे कि आंसर क्या है। ठीक है, रेडी हैं आप? दो लिस्ट मिलेगी आपको, इन दो लोगों को
मैच कराना है। जैसे हम लोग मैच द कॉलम पढ़ते हैं तो वही है, वही कह सकते हैं। अब क्या लिस्ट में दिया है हम लोग को देखना है। यहाँ पे देखिए कुछ साइंटिस्ट के नाम दिए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ साइंटिस्ट के नाम दिए हैं, और यहाँ पे कुछ लाइक न्यूक्लिन, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, केमिकल नेचर ऑफ डीएनए, एक्सरे डिफ्रेक्शन, मतलब इनसे रिलेटेड के डिस्कवरीज इन्होंने क्या की है या इन्होंने किस पे ऑब्जर्वेशन किया है वो दिया हुआ है। सी मिश्र की बात करें तो इन्होंने न्यूक्लियसिन के बारे में बात की थी, इन्होंने न्यूक्लियसिन के बारे में स्टडी की थी। ओके, वॉटसन एंड क्रिक, तो भाई ये तो दुनिया जाहिर है कि डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए को किसने प्रपोज किया था? वॉटसन एंड क्रिक ने। तो ये दिस गो विद दैट, दिस गो विद दैट। चरगॉफ की बात करें तो इन्होंने डीएनए के केमिकल नेचर के बारे में बात किया था, है ना? तो कहाँ है हमारा? ये है हमारा डीएनए का केमिकल नेचर, दिस इज गो विद दैट। नाउ क्या बचा हमारा? तो लास्ट वन हमारा बचता है यही, विल्किंस एंड फ्रैंकलिन, दे आर स्टडी ऑन एक्सरे डिफ्रैक्शन, इन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन के बारे में स्टडी की थी। ठीक है, एक ट्रिक बताएं इसमें, अगर आपके 3 मैच कर रहे हैं तो चौथा तो आपको पता ही चल जाएगा कि जो किसी के साथ नहीं दे रहा है तो जो छूटा है उसी के साथ होगा। तो ऐसे आप कर सकते हो। वैसे तो आप बहुत ही स्मार्ट हो, ये सब चीजें आप कर ही लोग, है ना, बट फिर भी बता दे रहे हैं ताकि शायद आपके दिमाग में अगर भूल जाओ तो ये रहा है। तो हमारा जिस सीक्वेंस में ये दिया है उसी सीक्वेंस में हमारी नेक्स्ट लिस्ट भी दी है। अब चलिए जरा हम लोग आंसर देख लेते हैं। आंसर हमारा नेक्स्ट पेज पे है। फाइन, सो आंसर इज ABCD दिया है और यहाँ आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ABCD का मिल गया। ठीक, हो सकता है ऊपर नीचे दे दे, हो सकता है आगे पीछे दे दे, तो ऐसे आपको सीक्वेंसेस मिल सकते हैं और ऐसे आपको करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सी असर्शन एंड रीजन है। असर्शन एंड रीजन में आपको पता है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, मतलब कि इसमें 4 स्टेटमेंट्स दिए रहते हैं और चारों 2 स्टेटमेंट दिया रहेगा, 4 ऑप्शंस रहते हैं। ये 4 ऑप्शंस जो रहते हैं ये हमेशा हर असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन में ऐसे ही होते हैं। हो सकता है ये थर्ड और फोर्थ ऊपर नीचे हो जाए, बस बाकी कोई नहीं होता। यहाँ पे क्वेश्चन बस बदलता है, ये आपके ऑप्शन सेम रहते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। In prokaryote, there is a division of liver involved in the compilation of transcription process. Reason क्या दिया हुआ है? In eukaryotes, transcription process is regulated by RNA polymerase 1, RNA polymerase 2 and RNA polymerase 3. तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्या A and R are true, मतलब assertion and reason जो है वो दोनों true है, but R is the correct explanation of A, और R जो है reason जो है ये correct explanation है आपके assertion का। दूसरा ऑप्शन क्या देता है? A and R are true, it means assertion and reason are true, but R is not the correct explanation of assertion. पर जो R है, मतलब जो रीजन दिया हुआ है, दैट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। थर्ड क्या दिया है? A इज ट्रू बट R इज फॉल्स, असर्शन ट्रू है बट रीजन फॉल्स है। फोर्थ दिया है असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। तो यहाँ पे देखें तो जो प्रोकैरियोट होते हैं उनमें डिवीजन ऑफ लिवर जो होता है ये इन्वॉल्व होता है, कंप्लीशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस ये फॉल्स है। तो इस हिसाब से हमारा रीजन जो है दैट इज ट्रू एंड असर्शन इज फॉल्स। तो हम लोग किसके साथ जाएंगे? वी आर गो विद द लास्ट वन। ठीक, क्योंकि हमारा असर्शन है वो फॉल्स है और रीजन जो है वो हमारा ट्रू है। ठीक है, तो ये थे आपके मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। इससे रिलेटेड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको केस स्टडी मिल जाएगी, उस PDF मिलेगा, उसे आप डाउनलोड कर लीजिए और अपने क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए। उसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं केस स्टडी से रिलेटेड, आप उसे पढ़िए और उसे सॉल्व करिए। तो ये ओवरऑल आपके बायोलॉजी चैप्टर के 5 टर्म, जो टर्म 1 में 5 चैप्टर्स आने वाले हैं वो सारे आपको हमारे चैनल आर्यहंत पे मिल जाएंगे। आप देखिए और अच्छे से प्रैक्टिस करिए। Good luck
for your exam. Thank you.